हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है, अगेन वी विल स्टार्टिंग अवर लेक्चर 3 ऑन एनवायरमेंटल साइंस एमएससी एग्जाम, जो कि ड्यू का 2020 में आ रखा था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कोर साइंसेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, जो कोर साइंस है रिलेटेड टू इकोलॉजी। ठीक है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मंडे मॉर्निंग है और मंडे मॉर्निंग में जोश के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो अगेन आई एम स्टार्टिंग विथ ए फुल एनर्जी। सो आज का क्वेश्चन हम करने चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, इसके बारे में इसने बताया। ठीक है। अब ये तो कोई भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है कि थ्रेटेंड स्पीसीज में स्टिल बी अबेंडेंड नाउ बट लाइकली टू बी इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है ये 100% राइट है। थ्रेटेंड का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज है जिसका जिसको क्या है, लुप्त होने का डर है। ठीक है। बट इंडेंजर्ड मतलब क्या है कि वो डेंजर में फंस चुका है, कि वो खत्म होने के कगार में है। ठीक है। यही चीज वो समझाया, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे 100% राइट हो गया था, तो दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर इसमें मैं कोई फैक्ट्स अगर तुमको बताने जाऊं तो क्या फैक्ट्स तुमको पढ़ने चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज रेड डाटा बुक। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल बुक है जिसको डॉक्यूमेंट किया गया है टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई और इन ए कंट्री एंड स्टेट। ठीक है। एक पर्टिकुलर देश और एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेड डाटा बुक लिस्ट तैयार होता है, जिसमें कि सारे के सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और स्पीसीज के बारे में आइडिया दिया जाता है। ठीक है। तो अगर इस बार की मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इस बार के क्वेश्चंस में वो तुमको इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पूछ सकता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पूछेगा, तो उसके लिस्ट्स को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसके बिना तो तुम नहीं निकाल पाओगे। अगर क्वेश्चंस में आता है अगर इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये तुमको पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या बोला कि ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है, यही इसको एस्टेब्लिश करता है। देखो, ये भी पता होना चाहिए तुमको। IUCN जो होता है ये इस बुक को एस्टेब्लिश करता है टू सेफगार्ड द रेयर स्पीसीज एंड फ्लोरा फौना ऑन द अर्थ, सो टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। ठीक है। अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं होगा कि कौन सा स्पीसीज लुप्त होने वाला है, तो आप बचाओगे कैसे? तो रेड डाटा बुक में क्या करते हैं कि जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज का लिस्टिंग करते हैं एक पर्टिकुलर जगह में, कि कौन कौन से स्पीसीज वहां पे पाए जाते हैं, लोकल स्पीसीज, और उनकी एंडेंजर्ड होने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, कैसी है, किस तरीके से है। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि रेड डाटा बुक में भी एक क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज तो मत बोलो, इसको कैटेगरीज बोलो। ठीक है। तो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। अभी कैटेगरीज क्या है समझो। सबसे पहला जो है एक्सटिंक्ट, जो कि लुप्त हो गया है, जो कि अभी है ही नहीं, मतलब दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात की जा रही है। जो पहला वाला है दैट इज एक्सटिंक्ट। दूसरा जो बोला कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब क्या है कि वो एक्सटिंक्ट तो हुआ है नॉर्मल जगहों से, बट वाइल्ड में है। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड मतलब एक्सटिंक्ट मतलब वाइल्ड एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है। बट अभी भी उसके कुछ कुछ होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही एक्सटिंक्ट हो गया, एक इक्का दुक्का स्पीसीज मिलेगा मुश्किल से। ठीक है। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड का मीनिंग है। फिर आता है तुम्हारा क्या, थ्रेटेंड कैटेगरीज। थ्रेटेंड कैटेगरीज में क्या आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ये खत्म होने के कगार पे है, इंडेंजर्ड, ठीक है, और वल्नेरेबल। समझ में आया? तो यहां से वो इंडेंजर्ड का कंसेप्ट आया है, क्या कि ये जो है थ्रेटेंड है, ये खत्म होने के कगार में है। ठीक है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, मतलब थ्रेटनिंग के पास पास, मतलब ये थ्रेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लीस्ट कंसर्न जिनके बारे में नहीं सोचा जाता है,
डाटा डेफिशिएंट, किसी के बारे में खबर ही नहीं है, और नॉट इवैल्यूएटेड, कुछ स्पीसीज के बारे में तो इवैल्यूएशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये कैटेगरीज आपको याद होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कैटेगरीज हैं रेड डाटा बुक में। तो ये रेड डाटा बुक के 9 कैटेगरीज जो हैं इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और मैंने जैसे भी बताया कि इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया या एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ इंडिया, इन सब चीजों के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो यू विल बी एट ए लॉस। क्योंकि आप एक एग्जाम, ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो, ड्यू का जो एग्जाम है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल पोर्शंस। तो इकोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल टर्म्स पता होने चाहिए, इकोलॉजी में जो ये चीज यूज हो रहा है कैटेगरी, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसको सक्सेसफुली क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस करके हमको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हम जब डील करने जा रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन ए डॉक्टर यूजेस a stethoscope to count your pulse rate, she is gathering information by using the। एक लेडी डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप ला रही है, तुम्हारे दिल के पास लेके रख रही है और उसको सुन रही है योर हार्ट बीट, ठीक है। वो करती क्या है, वो क्या करती है स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप का काम क्या है कि दैट मेजर्स द साउंड मेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ योर हार्ट एंड ब्लड पंपिंग अकर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें वो देखता है और फिर उससे ब्लड पंपिंग अकर हो रहा है कितना, उसके बारे में वो अनुमान लगाता है, ओके। बट यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ये सारे जो मेथड्स हैं ये कौन सा मेथड्स यूज करती है। तो अगर आपको इन मेथड्स के बारे में नहीं पता होगा तो हाउ शुड यू गेट द आंसर, अगर आपको इन मेथड्स के बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहला जो उसने मेथड बताया दैट इज empirical research. Empirical research is the research that is based on the observation and measurements of phenomena as directly experienced by the researcher. Empirical research का सबसे बड़ा पॉइंट उसने क्या बताया कि ये एक रिसर्च है that is based on observation and measurements of phenomena, ठीक है। तो डॉक्टर कर क्या रही है, डॉक्टर तुम्हारा हार्ट बीट देख रही है, मतलब हार्ट का वाइब्रेशन देख रही है और उसी हिसाब से पता करेगी ब्लड की पंपिंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है। स्टेथोस्कोप का काम यही है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, पहला ही ऑप्शन होगा दैट इज एम्पिरिकल रिसर्च। सेकंड उसने क्या बोला है, मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग क्या है, व्हेन यू यूज इन आवर इंस्टीट्यूशन वी रिलाई ऑन आवर गट्स, ठीक है। मैं बोलता हूं आज तो भाई बारिश होगी ही होगी, बारिश क्यों होगी, क्योंकि काला बादल दिखा, मैं बोला ये मेरा गट है कि आज बारिश होगा, ठीक है। फिर होता है इमोशंस, ठीक है। अरे मतलब मम्मी को पता है कि मतलब मेरा बेटा जो है वो मेरी बात मानेगा, क्योंकि वो मम्मी का इमोशंस बोलता है कि हाँ मेरा बेटा मेरी बात मानेगा। तो ये जो है गट्स, इमोशंस, ठीक है, और बेसिक इंस्टिंक्ट्स, मतलब ऐसा होना चाहिए। इस बेस पे अगर आप कोई चीज को आप पुटअप करते हो, कोई स्टेटमेंट पुटअप करते हो, तो वो क्या होगा, आपका इंस्टीट्यूशंस होगा। बट अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं यूजिंग रैशनल थॉट्स, तो यहाँ पे फिर बिलीव आता है। बिलीव मतलब कि पूरा भरोसा है, ठीक है, इस तरीके का बिलीव आता है। थर्ड क्या बोला, मेथड्स ऑफ ऑथोरिटी। तो उसमें क्या बोला कि पर्सन रिलाइज ऑन द इंफॉर्मेशन और आंसर्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का काम आता है कि कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वो कोई सलाह दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे, तो उनके चीजों को अगर फॉलो कर रहा हूँ दैट इज द मेथड ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। तो देखो हर ऑप्शंस का अगर आप जब तक समझोगे नहीं तो तब तक आप आंसर कैसे बनाओगे एग्जाम में, बड़ा मुश्किल होता है ऑप्शन बनाना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिलेशंस और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। रैशनल तो ऑब्वियसली रैशनल मींस मतलब एक्सपेरिमेंट होगा ही होगा, और उसमें देखा क्या जा रहा है कि एक का रिलेशन दूसरे वेरिएबल और एक वेरिएबल का रिलेशंस किस तरीके से डिफर करता है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशंस देख के ही उसको बनाया गया है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रैशनल, मेथड ऑफ ऑथोरिटी, मेथड ऑफ इंट्यूशंस, इंपेरिकल मेथड होता क्या है, ठीक है। इफ यू डोंट नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो यहाँ पे तब लॉस में ही होगी, ठीक है।
लॉस में होने से अच्छा है कि इन सब चीजों को अच्छे से पहले ही पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोलता क्या है, द मैक्सिमम पर कैपिटा increase achieved by a species under ideal environment condition is called the, ठीक है। इसका आंसर जो था इसने क्या दिया था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो इकोलॉजी में क्या होता है कि पॉपुलेशन मॉडल्स होते हैं, पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। ओके, पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल होते हैं। उसमें जो पहला मॉडल होता है वो हम पढ़ते हैं क्या है, वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से भाग के बताता हूँ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि रिसोर्स जो होता है अनलिमिटेड होता है। ये एक हाइपोथेटिकल ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, ये एक्चुअल में होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल ग्रोथ मॉडल है। उसमें क्या होता है कि रिसोर्स अनलिमिटेड होता है। अब इस तरीके का मॉडल कहाँ पाया जाएगा, देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोला जाए, मैं एक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहा हूँ, कहाँ पे, लैब में बैठ के बैक्टीरिया का कल्चर कर रहा हूँ, तो मैं उसको खाना दूंगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो लैब में अगर मैं उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रिसोर्स वहां पे क्या उसके लिए अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि दीज आर द कंडीशन दैट कैन बी सीन इन द लैब। ओके, सेकंड थिंग क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग टू मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि उसको जितना ज्यादा खाद मिलेगा, जितना ज्यादा वो खाएगा उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ उसके न्यूट्रिएंट सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो मैं ज्यादा फीड कर रहा हूँ तो ज्यादा जोर से वो ग्रो करेगा। ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, फिर क्या आता है कि इनमें कुछ टर्म्स होते हैं। अगर मैं बोलूं पहला टर्म दैट इज पॉपुलेशन साइज, दूसरा टर्म है इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तीसरा टर्म है बर्थ पर कैपिटा, एंड चौथा टर्म है डेथ पर कैपिटा। ठीक है, तो अगर मैं इससे एक फॉर्मूला जनरेट करूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो क्या बनेगा वो, dn अपॉन dt, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है कि बर्थ कैपिटा अपॉन कैपिटा माइनस डेथ अपॉन कैपिटा, ठीक है, इनटू एन, नंबर ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन साइज जो है। ठीक है, कितना मर रहे हैं कितना जिंदा रह रहे हैं, उस इनटू तुम नंबर ऑफ साइज, पॉपुलेशन साइज कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन दी रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये हमको पता चल जाएगा। ओके, इसका जो कर्व होता है वो जे शेप्ड कर्व होता है। देखो ये जे शेप्ड है। क्या होता है इसमें कि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया को खाद मिला, धीरे 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 करके वो ग्रो कर गया। तो ये कैसे ग्रो कर रहा है, दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो कोई चीज अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे b माइनस डी जो है इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो इससे पहले मैं एक और चीज समझा देता हूँ। क्या होता है कि हम इसको जनरल टर्म्स में अगर लिखें हैं तो पॉपुलेशन साइज एट टाइम t, ठीक है, क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पॉपुलेशन एन नॉट इंटू ई टू दावर आर टी। आर टी जो है वहां पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जो कि हम पढ़े। ठीक है, और टाइम ऑफ चेंज जो है वो टी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं b माइनस डी की बात करूं, ठीक है, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज का मतलब क्या है कि कितना मरे कितना जिंदा रहे, इन दोनों का डिफरेंस ही पॉपुलेशन का इंक्रीज बताएगा कि कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्योंकि बूढ़ा आदमी मर रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का साइज कैसे पता चलेगा, जितना मर रहे हैं माइनस कर दो जितने बर्न होने से। ठीक है, तो उसी से आर आ जाएगा। तो बर्थ कैपिटा माइनस डेथ कैपिटा जो है वही आर होता है। तो उस वजह से मैं इस फॉर्मूले को चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जिसमें क्या है कि आर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड है। बट हमेशा दिस इज नॉट हैपनिंग। कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल केस में, ये तो हाइपोथेटिकल केस है जो कि लैब में पैदा हो रहा है, बट एक्चुअल केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है कि एक जगह पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स होगा।
ठीक है, एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स होगा, वो जो रिसोर्स है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन को एक समय तक फीड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि एक्चुअल जो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ग्रोथ होते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके बाद और ग्रोथ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है। तो उस तरीके के मॉडल भी क्या है, दिए गए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, जिसका फॉर्मूला थोड़ा हटके है। वो क्या है, dn अपॉन dt r इंटू एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का अपना क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअल केस में कैरिंग कैपेसिटी काम आता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ही मेन वाला फंक्शन है, क्योंकि वही रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, रिसोर्स कभी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है, जो कि पॉपुलेशन को एक स्टेज के बाद और बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि वो लिमिट हो जाएगा तो तुम्हारा पॉपुलेशन का ग्रोथ घट जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। तो ये एक्चुअल केस होता है जो कि इन्वायरमेंट में दिखता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब समझ में आया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब समझ में आया, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है उसका मतलब समझ में आया। क्या हुआ, बर्थ पर कैपिटा माइनस डेथ पर कैपिटा जो है वो दैट इज आर। आया समझ में। तो आई होप कि ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज साइंस, ठीक है, दिस इज कोर साइंस। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के एग्जाम में भी आ रहा है तुम्हारा ड्यू का। तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने तुमको ये चीज समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो अगेन 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 दिस इज ऑल्सो ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट concept of your ecology, that is the Lotkera Volterra competition model। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो लॉटकेरा वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल होता क्या है, पहली बात समझो। अब हमको पूरे दुनिया में पता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। ठीक है, इंसान भी एनिमल्स को खा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोला जाए कि प्रेडेटर, प्रेडेटर का मीनिंग क्या होता है, जो कि खाना खाता है। ठीक है, प्रे जो कि खाना बनता है। ठीक है, तो on the basis of this one type of ecological model was generated that is called as Lotkera Volterra competition model। ठीक है, जो कि क्या दिखाता है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके का इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है एक प्रे एंड प्रेडेटर के बीच में। ओके, और ये एक तरीके का क्या है, मल्टी स्पीसीज मॉडल है। देखो फाइनली हमको करना क्या है, क्योंकि मॉडल है तो इक्वेशंस तो जनरेट होंगे ही। तो इसमें भी दो इक्वेशंस जनरेट होते हैं, एक होता है प्रे के लिए, एक होता है तुम्हारा प्रेडेटर के लिए। ठीक है, ये रिलेशनशिप है, प्रे एंड प्रेडेटर का रिलेशनशिप समझाता है कौन है, लॉटकेरा वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। ठीक है, स्पेसिस वन में उसने क्या समझाया कि स्पेसिस वन में उसने dn अपॉन dt करके यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा, dn1 अपॉन dt इक्वल टू r1n1 ब्रैकेटेड k1 1 माइनस n1 माइनस अल्फा n2 अपॉन k1। ठीक है, और स्पीसीज टू का क्या समझा है, dn2 अपॉन dt इक्वल टू r2 n2 k2 n2 माइनस बीटा n1 अपॉन k2। ठीक है, तो ये आपको सिमिलर आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में, जो कि सिग्मोइडल शेप में था। ठीक है, उसका शेप ऐसा कुछ था। ठीक है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तुमने थोड़ी देर पहले इस चीज को पढ़ा है। तो इसमें आपको दिख रहा है कुछ फॉर्मूला, dn अपॉन dt इक्वल टू आर मैक्स के माइनस एन अपॉन के इंटू एन, ये हमने पढ़ रखा है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो लिमिट करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स को, जिस वजह से क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद और इंक्रीज नहीं करता है तुम्हारा। तो वो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हमने पढ़ा था उसी का ये एक वर्जन है। प्रे प्रेडेटर पे जब हम लागू कर रहे हैं तो ये एक उसी का अलग टाइप ऑफ वर्जन है। ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा जो इक्वेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, दिस इक्वेशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो वो बोला वही है कि लॉटकेरा वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल किस चीज पे बेस्ड था, तो दैट वाज ऑन द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का इक्वेशन है। ठीक है, और ये तुम्हारा लॉटकेरा वोल्टेरा वाला इक्वेशन है, तो दोनों की सिमिलरिटी तुमको दिख रही है, तो उसी बेस पे वो बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेडेटर का
क्या होगा, प्रेडेटर कमी हो जाएगी तो प्रे का पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, अगर प्रेडेटर बढ़ जाएंगे तो प्रे कम जाएंगे। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं इनके बारे में हमको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यही है ना कि प्रे का ग्रोथ होना ये एक तरीके की कैरी कैपेसिटी है, किसके लिए, प्रेडेटर के लिए। प्रेडेटर का पॉपुलेशन एक जगह पे जाके स्थगित हो जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रेडेटर का ज्यादा ग्रोथ हो जाता है तो प्रे का पॉपुलेशन एक जगह पे जाके स्थगित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो लॉटकेरा वोल्टेरा मॉडल जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पे फुल्ली डिपेंडेंट है, उसका वो एक तरीके का केस स्टडी है बोला जाए तो। ठीक है, यहाँ पे फिर दो फैक्टर्स होते हैं, दो की होता है क्या, कंपटीशन कोफिशिएंट, जिनको हम कंपटीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वन स्पीसीज ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, ये एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है जो कि तुमको दिखा रहा है कि जो प्रे का इफेक्ट है प्रेडेटर पे कैसा पड़ रहा है, प्रेडेटर का इफेक्ट प्रे में कैसा पड़ रहा है। ठीक है, देखो क्यों है ये तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का एग्जांपल, मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखो यहां से जैसे ही तुम्हारा प्रे का पॉपुलेशन, सपोज करो कि यहां से तुम्हारा प्रे का पॉपुलेशन स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके वो क्या हुआ, इसकी कैरिंग कैपेसिटी के को रीच कर गया। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे प्रे इंक्रीज किया तो प्रेडेटर डिक्रीज किया, तो यहाँ पे प्रेडेटर की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे फिर ये हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि प्रे का पॉपुलेशन डिक्रीज किया, तुम्हारा प्रेडेटर का उठ गया। तो हर पॉइंट पे तुमको दिख रहा होगा कि एक सिग्मोडल कर्व की जनरेशन हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये अगर मैं बाई ग्राफिकल भी समझू तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर व्हाट, लॉजिस्टिक। ठीक है, ये लॉजिस्टिक का पार्ट है, ये अगर ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉटकेरा वोल्टेरा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो तुम्हारा हाइट क्रेस्ट और ट्रॉप बन रहा है प्रे और प्रेडेटर के बीच में, इसको हम एक तरीके से बोलेंगे कि दिस इज ए सिग्नेचर और दैट कि लॉटकेरा वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल जो है वो बेस्ड है किसके बेसिस पे, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे। ठीक है, तो तीन चीजें याद रहा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, लॉटकेरा वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। ठीक है, तो ये चीजें तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट तुमको कहानी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ड्यू के एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने समझा दिया, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। इतना भी पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठेंगी। ठीक है, जो कि तुम्हारे हेल्पफुल होंगी। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस कल को आ सकता है, तो क्वेश्चन आएगा तो तुमको इक्वेशंस अगर नहीं पता होंगे तो एग्जाम्स में नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से तुमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि यू एंजॉयड द लेक्चर। मंडे मॉर्निंग है, फुल एनर्जी के साथ फिर से शुरुआत करो, नोट्स बनाओ, जो डाउट्स है पूछो और आगे बढ़ते रहो। हैव ए नाइस डे।